नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर यश भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पुनः उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के प्रश्न पत्र 2014 पर चर्चा करेंगे। उन प्रश्न पत्र में जो प्रश्न हैं उनके उत्तर को हम क्लेरिफाई करेंगे, और जो प्रश्न एक प्रश्न से जो और कई प्रश्न हैं, एक प्रश्न में और सारे कई प्रश्न बनते हैं, उन उप प्रश्नों पर ही हम चर्चा करेंगे और उनके उत्तर बताएंगे। दोस्तों, जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं उसके आजू बाजू दाएं बाएं और बहुत सारे प्रश्न हैं। यह जरूरी नहीं कि जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न पुनः पूछे जाएंगे। उसके आजू बाजू के प्रश्न आयोग द्वारा पूछे जा सकते हैं। तो उनके आजू बाजू के जो प्रश्न हैं उन पर हम आपसे चर्चा करेंगे, उन प्रश्नों को भी बताएंगे, और जिससे आपकी कॉन्क्रीट स्टडी हो सके। तो कुछ प्रश्न हम आज लेकर के आए हैं, वो 22 प्रश्न हैं। तो देखते हैं कि ये प्रश्न कैसे हैं। तो चलिए आइए इन प्रश्नों पर हम दृष्टिपात करते हैं। दोस्तों, उसके पहले एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक शीघ्रता से पहुंच जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे को शेयर भी करें, ताकि आपके मित्रों तक वो जानकारी, वो महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। तो आइए अब चलते हैं हम प्रश्नों पर। तो देखते हैं, ये पहला प्रश्न है, वास्तविक शून्य नामक गुण किस स्तर के मापिनी में नहीं होता है? वास्तविक शून्य नहीं होता है तो यह है अंतराल मापिनी में वास्तविक शून्य नहीं होता है। प्रश्न नंबर 2 है, अंतराल स्तर के मापन से कौन से चर का मापन किया जाता है? अंतराल स्तर के मापन से, अंतराल स्तर की जो मापनी होती है ये किन चरों का मापन करती है? वह है मात्रात्मक चरों का। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 पर चलते हैं। नामित स्तर, नॉमिनल स्केल तथा क्रमिक स्तर, ऑर्डिनल स्केल पर किस प्रकार के चरों का मापन किया जाता है? तो नामित स्तर और क्रमिक स्तर पर गुणात्मक चरों का मापन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, अनुपात स्तर के मापन से किस प्रकार के चरों का मापन किया जाता है? तो वो है मात्रात्मक चर। अनुपात स्तर और अंतराल स्तर, इन दो चरों का मापन जो होता है, इन दो अनुपात स्तर और अंतराल स्तर के मापनी से मात्रात्मक चरों का मापन किया जाता है। अब है प्रश्न क्रमांक 5 है, प्रश्न क्रमांक 5। तो मापन का वह स्तर जिसमें शब्द, अक्षर तथा अल्फा न्यूमेरिक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, तो वो है नामित स्तर, नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल जो है, नामित स्तर जो है, जिससे इसमें शब्द, अक्षर या अल्फा न्यूमेरिक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। अब है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 है, मापन का वह स्तर जिसमें किसी संख्या, शब्द, अक्षर, प्रतीकों का कोई गणितीय अर्थ नहीं होता है। कोई गणितीय अर्थ नहीं होता, सिर्फ नाम दिया जाता है बस। तो उसका उत्तर होगा नामित स्तर, नॉमिनल स्केल।
प्रश्न क्रमांक 7 है, मापन का वह स्तर जिसमें गुणों के आधार पर रैंक या क्रम दिया जाता है। गुणों के आधार पर रैंक दिया जाता है अथवा क्रम दिया जाता है, तो वो है क्रमिक स्तर, ऑर्डिनल स्केल। अब प्रश्न क्रमांक 8 है, बुद्धि लब्धि का मापन किस स्तर की मापनी से किया जाता है। बुद्धि लब्धि का मापन, तो यह है अंतराल स्तर की मापनी से किया जाता है। इसमें कोई वास्तविक शून्य नहीं होता है। तो बुद्धि लब्धि का मापन अगर पूछ लिया कि किस स्तर की मापनी से किया जाता है, तो हम लिखेंगे अंतराल स्तर की मापनी से। अब हम प्रश्न क्रमांक 9 पर चलते हैं। सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में मापा गया ताप किस स्तर का माप होता है, तो ये है अंतराल स्तर। क्योंकि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में वास्तविक शून्य नहीं होता है। वास्तविक शून्य का मतलब कि इसमें गुणा और भाग का कोई स्थान नहीं होता। तो अब है प्रश्न क्रमांक 10, घड़ी का समय किस मापनी के अंतर्गत आता है, तो यह भी अंतराल स्तर। इसमें भी वास्तविक शून्य का, घड़ी में भी जब शून्य बजते हैं तो इसका मतलब वो वास्तविक शून्य नहीं है। तो घड़ी का समय अगर है तो किस मापनी के अंतर्गत आता है, तो इसको आप लिखेंगे। कभी कभी धोखा होता है, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, घड़ी का समय, इसमें क्या कभी धोखा करते हैं और उसमें अनुपात स्तर लिख देते हैं। इस धोखे से बचना है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में मापा गया ताप या घड़ी का समय, तो ये अंतराल मापनी, इसमें क्लियर है आंसर। अब है प्रश्न क्रमांक 11 है। प्रश्न क्रमांक 11 है, सबसे यथार्थ और शुद्ध मापनी है, तो अनुपात मापनी। अगर यह तरह का प्रश्न आता है कि सबसे यथार्थ, तो अनुपात मापनी है। तो देखो दोस्तों, अंतराल मापनी में थोड़ा हमने नोट लिखा है, वह मापनी जिसमें प्रत्येक मूल्यों के बीच निश्चित समान अंतराल होता है, वह अंतराल मापनी है। देखिए, निश्चित समय अंतराल तो सेंटीमीटर और मीटर में भी होता है, लेकिन इसमें वास्तविक शून्य होता है, इसलिए अंतराल मापनी मीटर और सेंटीमीटर अंतराल मापनी नहीं है। ये अंतराल मापनी वह है जिसमें वास्तविक शून्य नहीं होता है और एक निश्चित और समान अंतराल भी होता है। अब सबसे यथार्थ और शुद्ध मापनी है अनुपात मापनी। अब प्रश्न क्रमांक 12 पे हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 यह है आपके सामने, वह मापनी जिसकी प्रमुख विशेषता वास्तविक शून्य का होना है, तो वो है अनुपात मापनी। इसमें वास्तविक शून्य होता है, वो है रेशियो स्केल। उदाहरण के तौर पर मीटर, किलोमीटर, ग्राम आदि, जिसमें शून्य का कोई मतलब होता है। और अंतराल मापनी में ध्यान रहे, शून्य का मतलब नहीं होता, वो वास्तविक शून्य नहीं होता है। तो अब है प्रश्न क्रमांक 13। देखिए, तापमान की अभी चर्चा हुई थी। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में वास्तविक शून्य नहीं होता है, लेकिन अगर हम केल्विन की बात करें, तापमान का मापन केल्विन में किस स्तर का मापन है। ताप का मापन अगर केल्विन में किया जाता है तो आंसर बिल्कुल बदल जाएगा, वो है अनुपात स्तर। यहाँ पर धोखा हो सकता है, तो इस धोखे से बचने के लिए आप देख लें, अनुपात स्तर। अगर केल्विन में तापमान का मापन केल्विन में किस स्तर का मापन है, तो वह है अनुपात स्तर। क्योंकि यहाँ वास्तविक शून्य का मतलब होता है और अस्तित्व भी होता है। 0 केल्विन
वह तापमान है जिस पर तापमान का कोई अस्तित्व नहीं होता, अर्थात इसमें वास्तविक शून्य होता है। यह ध्यान रहे। प्रश्न क्रमांक 14 है, सांख्यिकी में यदि दो समूह हों, मात्र दो समूह, तो एफ टेस्ट तथा टी टेस्ट में क्या संबंध है? तो वो टी स्क्वायर एफ के बराबर होता है। एफ है फिशर टेस्ट जो है, एनोवा टेस्ट है। तो यदि दो समूह होते हैं तो एफ टेस्ट इक्वल टू टी स्क्वायर होता है। प्रश्न क्रमांक है 15, कारक विश्लेषण विधि का प्रयोग किस प्रकार की वैधता को ज्ञात करने हेतु किया जाता है? तो कारक विश्लेषण विधि का प्रयोग निर्मित वैधता के लिए किया जाता है। निर्मित वैधता को अन्वय वैधता, संरचनात्मक वैधता अथवा कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी के नाम से जाना जाता है। अब है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, निर्मित वैधता क्या है? थोड़ा हम जान लें। वह वैधता जिसमें किसी परीक्षण को किसी रचना, सिद्धांत, कारकों से सह संबंधित किया जाता है। जैसे कोई बुद्धि परीक्षण सृजनात्मकता, आलोचनात्मक विचार, नेतृत्व की योग्यता आदि से सह संबंधित नहीं है तो कहा जाएगा कि परीक्षण में निर्मित वैधता का अभाव है। और बुद्धि परीक्षण में अगर सृजनात्मकता, आलोचनात्मक विचार और नेतृत्व की योग्यता आदि है, अगर उससे संबंधित है बुद्धि परीक्षण, इन चीज़ों से संबंधित है, तो कहा जाएगा कि उसमें निर्मित वैधता है। और यदि बुद्धि परीक्षण सृजनात्मकता, आलोचनात्मक विचार, नेतृत्व की योग्यता आदि से संबंधित नहीं है तो कहा जाएगा कि परीक्षण में निर्मित वैधता का अभाव है। तो अब आप निर्मित वैधता समझ गए होंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, प्रश्न क्रमांक 17, ऐसे परीक्षण जो एक साथ कई योग्यताओं का मापन करते हों, ऐसी स्थिति में परीक्षण की वैधता किस विधि से ज्ञात करते हैं? कई योग्यताओं का तात्पर्य क्या है? ऐसे परीक्षण जो एक साथ कई योग्यताओं का मापन करते हैं, तो कई योग्यताओं का तात्पर्य है जैसे बुद्धि, मानसिक योग्यता, व्यक्तित्व, माने ऐसा परीक्षण जो बुद्धि का भी मापन करे, मानसिक योग्यता का भी, व्यक्तित्व का भी एक साथ। तो ऐसा परीक्षण क्या है? कारक विश्लेषण विधि से। ऐसे परीक्षण जो एक साथ कई योग्यताओं का मापन करते हों, ऐसी स्थिति में परीक्षण की वैधता किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो कारक विश्लेषण विधि से करते हैं। इसलिए इस प्रकार की वैधता कारक वैधता कहलाती है, फैक्टोरियल वैलिडिटी। अब प्रश्न क्रमांक 18 है, यदि किसी परीक्षण से किसी बच्चे के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है तो उस परीक्षण के में किस प्रकार की वैधता है? तो वो होगी पूर्व कथित वैधता। इसके नाम से भी आप, पूर्व कथन का मतलब भविष्यवाणी, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। प्रश्न क्रमांक 19 है, परीक्षण की रचना करते समय, जब परीक्षण की रचना कर रहे होते हैं उसी समय यह देखना कि परीक्षण का अमुक पद उद्देश्यों की पूर्ति करेगा अथवा नहीं, इस आशय का संबंध किस वैधता से है? तो वो है संक्रिया वैधता, ऑपरेशनल वैलिडिटी। अब है प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 है, परीक्षण का पद विश्लेषण किस प्रकार की वैधता से संबंधित है? परीक्षण का पद विश्लेषण, अभी हमने पद विश्लेषण की ही बात कही, तो यदि पद विश्लेषण अगर किया जा रहा है, प्रत्येक पद को देखा जाता है कि जिस चीज़ का हम मापन करने जा रहे हैं उसका मापन कर रहा है कि नहीं, और सारे प्रश्न, सारे पद मापन कर रहे हैं उस चीज़ का, तो वहाँ पर संक्रिया वैधता होती है। पद विश्लेषण किस बात की वैधता से संबंधित है? तो है संक्रिया वैधता। अब है प्रश्न क्रमांक 21,
परीक्षण के पदों को मात्र देख कर वैधता ज्ञात करना। किस प्रकार की वैधता है? देख करके, तो उसको कहते हैं अंकित वैधता या आभासी वैधता अथवा फेस वैलिडिटी। परीक्षण के पदों को देखकर पता चल जाए कि इसमें इसका मापन हो रहा है, इस चीज़ का मापन किया जा रहा है, तो उसमें जो है फेस वैलिडिटी है। अब है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न क्रमांक 22 है, यदि परीक्षण किसी विशेष उद्देश्य के लिए बना है और उसका प्रत्येक पद उस विशेष उद्देश्य का मापन करता हो, तो यहाँ पर किस प्रकार की वैधता परीक्षण में है? उस परीक्षण में कौन सी वैधता है? वो है विषय वस्तु वैधता। तो दोस्तों, आज हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। 22 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हमने आपके समक्ष प्रश्नों को रखा। और इसी के साथ दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक बहुत उपयोगी विषय सामग्री, स्टडी मटेरियल प्रस्तुत करते रहेंगे और आपको हम लाभान्वित करते रहेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।